नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 1 मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में। साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो आपके पीवाईक्यूज में भी पूछे गए हैं और आपके सिलेबस के मेन टॉपिक से उठाए गए हैं, तो हर बार यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम में पूछती है। यदि आप इन सारे प्रश्नों को कर लेते हैं साथियों, तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। ये रहा साथियों आपका डीएमए गेस पेपर मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस का। ये आपका लेटेस्ट सिलेबस, जो आपका सिलेबस जो पढ़ना है साथियों, उसी के पे आधारित है ये। सबसे पहले हमने यहाँ पीडीएफ में सिलेबस को मेंशन किया है। इसमें फुल मार्क्स आपको साथियों 100 है। 100 इस प्रकार से साथियों 75 मार्क्स का तो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है और 25 मार्क्स साथियों आपका इंटरनल और जो असेसमेंट होती है वो हो जाता है। तो 75 प्लस 25 हो जाता है साथियों आपका 100 अंक, और पास होने के लिए साथियों आप कम से कम 40 अंक लाने होते हैं। इसमें क्रेडिट आपका 4 होता है। जो यूनिट 1 में पढ़ना चाहते हैं वह पढ़ना है आप लोग को पॉलिटिकल थ्योरी, इसका नेचर क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसके रिलीवेंस क्या है, ये सारी चीजों के बारे में। और यूनिट 1 में ही जो दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ना है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट सिस्टम। यूनिट 2 में पढ़ना है पावर एंड अथॉरिटी के बारे में। यूनिट 3 पढ़ना चाहते हो सोवेरेनिटी, मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में पढ़ना चाहते हो आप लोग को लिबर्टी, मीनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी के बारे में। इसके बाद पढ़ना है इक्वलिटी, इसका मीनिंग, टाइप्स और रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी के बारे में। यूनिट 5 में जो पढ़ना है वह है आपका जस्टिस, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका टाइप्स कितने हैं, प्रोसीड्यूरल क्या है और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, ये सारी चीजों के बारे में। यूनिट 6 जो है साथियों वह पढ़ना है आप लोग को डेमोक्रेसी, मीनिंग एंड ग्रोथ, लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड एलिटिस्ट व्यूज ऑन डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ना है। ये रहा साथियों आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, देख सकते हैं यहाँ पर 29 पेजेस है साथियों। इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ सारे क्वेश्चन का हम आपको आंसर भी दिए हैं ताकि आप अच्छे से इसे पढ़ सकें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है साथियों वह है राजनीतिक सिद्धांत, मतलब कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, इसका प्रकृति क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है और वर्तमान युग में इसकी रिलेवेंस क्या है, मतलब कि प्रासंगिकता क्या है, इसको स्पष्ट करने के लिए आपको बोला गया है। जरूरी नहीं है साथियों कि इसी लैंग्वेज में आप लोग को पूछा जाए, हो सकता है कि क्वेश्चन को घुमा कर पूछ लिया जाए, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन में देखिएगा, यदि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं, जो भी हम आपको बताएंगे। और क्वेश्चन में यदि राजनीतिक सिद्धांत का नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में पूछा जाए, तो भी आप इसे लिख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में साथियों हम आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। जैसे पहला तो आपको हो गया राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसे देखेंगे। फिर राजनीतिक सिद्धांत का प्रकृति क्या है साथियों, इसका महत्व क्या है और इसका वर्तमान युग में इसका रिलीवेंस, मतलब कि प्रासंगिकता क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति कब हुई तथा विकास को समझाइए। साथियों ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आपके सिलेबस से हैं और इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं आते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है साथियों वह है शक्ति और अधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो हम लोग इसे भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों मैक्स वेबर के अनुसार अधिकार के प्रकारों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है संप्रभुता क्या है, इसकी परिभाषा और विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों एकतावाद और बहुलवाद में अंतर को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक रूप को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों समानता के अर्थ और प्रकार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए, क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों न्याय क्या है, इसकी परिभाषा और प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों न्याय के प्रकार, जिसमें पहला आप लोग को लिखना साथियों प्रक्रिया संबंधी न्याय, वितरणात्मक न्याय। और क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों लोकतंत्र का अर्थ क्या है और विकास की प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों लोकतंत्र पर उदारवादी, जिसे हम लिबरल बोलते हैं, और फिर लोकतंत्र पर मार्क्सवादी और अभिजनवादी दृष्टिकोणों को तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों क्या लोकतंत्र सबसे उत्तम शासन प्रणाली है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो साथियों इसमें आपका कुल 14 क्वेश्चन है साथियों, यदि इन सारे 14 क्वेश्चन को कर लेते हैं अच्छे से, तो इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और वन वर्ड जो क्वेश्चन आंसर आते हैं साथियों सब आंसर को पढ़िएगा तो इन्हीं सारी चीजों से आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जो कि है आपका राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, महत्व क्या है और वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत आखिर है क्या।
साथियों राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक का वह भाग होता है जो राज्य, सरकार, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, न्याय और सत्ता जैसे राजनीतिक विचारों को गहराई से अध्ययन करता है। देखिए राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है साथियों? राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का वह भाग होता है साथियों जिसमें राज्य सरकार, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, न्याय और सत्ता जैसे राजनीतिक विचारों का गहराई से अध्ययन करता है। मतलब कि आप सिंपल शब्दों में समझे तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का वह भाग होता है साथियों जिसमें राज्य, सरकार, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, न्याय और सत्ता जैसे जो राजनीतिक विचार होते हैं साथियों उसमें गहराई से अध्ययन होता है राजनीतिक सिद्धांत में। साथियों यह हमें यह समझने में मदद करता है कि एक आदर्श समाज कैसे होना चाहिए और उसमें नागरिकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। और राजनीतिक सिद्धांत जो साथियों हमें क्या समझने में मदद करती है कि एक आदर्श समाज है साथियों वह कैसा होना चाहिए और उसमें नागरिकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत केवल जानकारी नहीं देता बल्कि हमें सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की भी क्षमता को विकसित करती है। आइए साथियों हम नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्राकृतिक विशेषताएं, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। जो पहला है साथियों इसका वह है यह है सैद्धांतिक है, मतलब यह थ्योरेटिकल है। साथियों यह सिद्धांतों और विचारों पर आधारित होता है। यह हमें बताता है कि राजनीति कैसे काम करती है और कैसे काम करनी चाहिए। देखिए राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या सिखाती है साथियों कि राजनीतिक प्राकृतिक विशेषताएं, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हम लोग देख रहे हैं। इसका पहला जो इसका विशेषता है साथियों वह है आपका सैद्धांतिक, मतलब कि यह सिद्धांतों और विचारों पर आधारित होता है। यह हमें बताता है कि राजनीति कैसे काम करती है और कैसे काम करनी चाहिए। या तो हमें यह भी बताती है कि राजनीति अभी कैसे काम कर रही है, यदि वो सही कर रही है तो उसके बारे में सही बताती है और यदि गलत कर रही है तो बताती है कि कैसे काम करनी चाहिए। और जो दूसरी विशेषता है साथियों वह है मूल्य परक, मतलब कि वैल्यू बेस्ड। राजनीतिक सिद्धांत में यह सोचा जाता है कि कौन सी चीजें नैतिक रूप से सही है, जैसे न्याय, समानता और स्वतंत्रता, ये सारी चीजें। और जो तीसरा जो विशेषता है साथियों वह है व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक। मतलब क्या है कि यह समाज में मौजूद राजनीतिक विचारों और व्यवस्थाओं की व्याख्या करता है और उनकी आलोचना भी करता है ताकि सुधार किया जा सके। चौथा है साथियों वह है व्यवस्थित अध्ययन। यह राजनीति के विचारों का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीकों से विश्लेषण करता है। इसके बाद साथियों महत्व, इसके महत्व के बारे में हम लोग पढ़ना, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ना है हम लोग को। पहला जो महत्व है साथियों वह है राजनीतिक समझ विकसित करता है। साथियों यह हमें राजनीति को सिर्फ सत्ता या चुनाव तो सीमित नहीं रखता बल्कि उससे जुड़े गहरे सवालों पर सोचने की भी हमें क्षमता देती है। दूसरा जो विशेषता है साथियों वह है नागरिक चेतना को बढ़ावा देता है। साथियों राजनीतिक सिद्धांत हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझाता है। जो तीसरी विशेषता है साथियों, ऐसा नहीं कि जो विशेषता हम लिखा रहे हैं वही आप लिखें, आप अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो तीसरी विशेषता है साथियों वह है लोकतंत्र को मजबूत करता है। साथियों यह सिद्धांत लोकतंत्र में भागीदारी, बहस और सहमति जैसे मूल्यों पर यह मजबूत करता है। चौथा है साथियों वह नीतियों के निर्माण में सहायक। यह हमें यह सोचने में मदद करता है कि किस तरह की नीतियां समाज के लिए फायदेमंद होगी। इसके बाद साथियों वर्तमान युग में प्रासंगिकता, मतलब कि रिलीवेंस इन प्रेजेंट टाइम। साथियों आज का समय राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असमानता और विचारों के टकराव से भरा है। ऐसे समय में राजनीतिक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि यह हमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकार, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को सही ढंग से समझने में यह हमें मदद करता है। और दूसरी जो है साथियों यह सांप्रदायिकता, जातिवाद, तानाशाही और अन्याय जैसे समस्याओं के खिलाफ सोचने और खड़े होने की यह हमें प्रेरणा देता है। इसके बाद जो आज के युग में जो इसकी प्रासंगिकता है साथियों यह है कि यह युवाओं को सक्रिय नागरिकता और जिम्मेदार भागीदारी की ओर यह प्रेरित करता है। साथियों राजनीति, देखिए क्या है निष्कर्ष में, राजनीतिक सिद्धांत केवल पुस्तक का विषय नहीं होता साथियों, बल्कि यह एक सोचने और समझने की प्रक्रिया होती है। हम लोग बस ये समझते हैं कि नहीं चलो ये सिर्फ एक बुक है या फिर विषय है, तो इस साथियों ये सिर्फ एक पुस्तक
नहीं है साथियों, या फिर यह एक विषय नहीं है, बल्कि साथियों यह एक सोचने और समझने की प्रक्रिया है जो समाज को बेहतर बनाने में यह मदद करती है। आज के जटिल राजनीतिक माहौल में इसकी भूमिका और प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ गई है। साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति। राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति कैसी हुई तथा विकास को समझाइए। तो आइए देखते हैं साथियों, राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो एक निश्चित भूभाग पर शासन करती है और लोगों को कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए क्या है कि जो राज्य है साथियों, जिसे हम इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं, एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो एक निश्चित भूभाग पर शासन करती है और निश्चित भूभाग पर शासन करने के साथ साथ यह लोगों को कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करती है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या कैसे विकसित हुआ, यह राजनीतिक विचारकों और इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। साथियों राज्य की उत्पत्ति को समझने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं जो यह बताते हैं कि प्रारंभिक मानव समाज से राज्य कैसे बना। तो आइए हम लोग अभी इसे एकदम डिटेल में समझते हैं। पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि राज्य क्या है साथियों। ये एक संस्था है जो एक निश्चित भूभाग पर शासन करती है, जहां लोगों को कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान कराई जाती है। राज्य की उत्पत्ति कैसे और यह कैसे विकसित हुआ, यह राजनीतिक विचारकों और इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है हमेशा के लिए। राज्य की उत्पत्ति को समझने के लिए साथियों कई सिद्धांत दिए गए हैं जो बताते हैं कि प्रारंभिक मानव समाज में कैसा राज्य रहा है। और ये जो पहला है साथियों वह है राज्य की उत्पत्ति के बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहला है साथियों वह था ईश्वरीय सिद्धांत, मतलब कि डिवाइन थ्योरी। साथियों इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर की देन है और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। देखिए ईश्वरीय सिद्धांत में क्या बोलता है साथियों कि इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा जाता है कि राज्य जो है साथियों वह ईश्वर की देन है और जो राजा है साथियों वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, ऐसा माना जाता है। यह विचार प्राचीन काल में बहुत प्रचलित था। इसका जो दूसरा सिद्धांत है साथियों वह था समाज अनुबंध सिद्धांत। साथियों थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने कहा कि लोगों ने आपसी समझौते से राज्य बनाया ताकि सुरक्षा और कानून सुनिश्चित हो सके। ये पहले सिद्धांत में क्या देखा साथियों कि राज्य ईश्वर की देन है और जो राजा है साथियों वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। यह विचार प्राचीन काल में बहुत प्रचलित था। और जो दूसरा सिद्धांत था साथियों वह था समाज अनुबंध सिद्धांत। इसमें क्या था साथियों कि थॉमस हॉब्स हो गए, जॉन लॉक और रूसो जैसे जो विचारक थे साथियों, जो विचारकों थे, उन्होंने क्या कहा कि लोग जो थे वो आपसी समझौते से राज्य बनाए ताकि सुरक्षा और कानून सुनिश्चित हो सके। तीसरा जो सिद्धांत था साथियों वह था बल प्रयोग सिद्धांत। साथियों इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों ने दूसरे को बलपूर्वक अधीन कर लिया और इस प्रकार राज्य की स्थापना हुई। हम लोग क्या क्या सिद्धांत देखे साथियों, हम लोग ने देखा ईश्वरीय सिद्धांत जिसमें कहा जाता है कि राज्य ईश्वर की देन है और जो राजा होते थे वो ईश्वर के प्रतिनिधि होते थे, जो कि प्राचीन काल में बहुत प्रचलित था। और दूसरा सिद्धांत देखें साथियों हम लोग समाज अनुबंध सिद्धांत। इस सिद्धांत में कहते हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो जैसे जो कुछ विचारक थे साथियों, वे कहते हैं कि लोगों ने आपसी समझौते से राज्य बनाया ताकि सुरक्षा और कानून वहां पर सुनिश्चित हो सके। और जो तीसरा है साथियों वह था बल प्रयोग सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या कहा जाता है साथियों कि इस सिद्धांत के अनुसार कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों ने दूसरे को किस प्रकार से बलपूर्वक अधीन कर लिया और इस प्रकार राज्य की स्थापना होगी। चौथा है साथियों वह था आपको ऐतिहासिक प्राकृतिक सिद्धांत, मतलब हिस्टोरिकल और एवोल्यूशनरी थ्योरी। साथियों यह सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य धीरे धीरे परिवार, कबीला, गांव, नगर, राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। समय के साथ नियम, प्रशासन और व्यवस्था आई और आधुनिक राज्य का निर्माण हुआ। देखिए क्या है जो चौथा सिद्धांत है साथियों वह है ऐतिहासिक और प्राकृतिक संदर्भ, जिसे हम लोग जैसे बोलते हैं हिस्टोरिकल और एवोल्यूशनरी थ्योरी। साथियों इस थ्योरी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा जाता है कि राज्य धीरे धीरे परिवार, इसके बाद कबीला, इसके बाद गांव, नगर और राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। समय के साथ नियम, प्रशासन और व्यवस्था आई और आधुनिक राज्य का निर्माण हुआ। तो ये हम लोग चार सिद्धांत देखे साथियों। ईश्वरीय सिद्धांत था आपका, फिर समाज अनुबंध सिद्धांत, बल प्रयोग सिद्धांत और चौथा था साथियों आपका ऐतिहासिक प्राकृतिक सिद्धांत। आइए साथियों बात करते हैं राज्य का विकास कैसे हुआ। हम लोग तो उत्पत्ति को देख लिए, इसके बाद राज्य का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। साथियों राज्य का विकास एक लंबी प्रक्रिया रही है। प्रारंभ में लोग
घूमतू जीवन जीते थे, मतलब कि यहाँ वहां घूमते थे। धीरे धीरे वे खेती करने लगे और अस्थायी बसाहट बनी। मतलब ये सारी चीजें हिस्ट्री में आप पढ़िएगा, कैसे कैसे लोग यहाँ वहां से घूमते घूमते हुए धीरे धीरे अपना घर वगैरह बनाए जंगल में, और फिर कैसे कैसे वे रहते थे। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में उतना नहीं घुसते हैं, मतलब हिस्ट्री में उतना नहीं घुसते हैं, पॉलिटिकल साइंस में ही बने रहते हैं। सर इसमें राज्य का विकास कैसे हो? राज्य का विकास साथियों एक लंबी प्रक्रिया है। प्रारंभ में लोग घुमंतु, मतलब कि यहाँ वहां जीवन अपना व्यापक करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे खेती करने लगे और अस्थायी बसावट बनाने लगे। इसके बाद साथियों परिवार राज्य की पहली इकाई बनी। मतलब देखिए, राज्य की इकाई सबसे पहले क्या बनी साथियों? परिवार। परिवार राज्य की पहली इकाई बनी। फिर साथियों कबीले, मतलब कि ट्राइब्स बने, जिसमें एक मुखिया होता था। इसके बाद साथियों राज्य का प्रारंभिक रूप सामने आया, यहाँ राजा और सेना होती थी। साथियों जैसे जैसे समाज जटिल होता गया, राज्य की संरचना भी जटिल और व्यवस्थित होती गई। और यहाँ देख लेंगे साथियों कि राज्य का विकास कैसे हुआ, कि राज्य की जो पहली इकाई थी साथियों वह परिवार थी। फिर इसके बाद साथियों कबीले बने, जिसे हम लोग ट्राइब्स बोलते हैं इंग्लिश में, जिसमें एक मुखिया होता था। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद साथियों राज्य का प्रारंभिक रूप सामने आया, जहां राजा और सेना होती थी। इसके बाद क्या हुआ? ट्राइब्स के बाद साथियों राज्य का प्रारंभिक रूप आया, जिसमें क्या होती थी? राजा और सेना होती थी। जैसे जैसे समाज जटिल होता गया, वैसे राज्य की संरचना भी जटिल और व्यवस्थित होती गई। आइए साथियों, इसके बाद है साथियों कि प्राचीन भारत, मिस्र, चीन और ग्रीस में राज्यों का विकास धर्म, संस्कृति और शक्ति के आधार पर हुआ था। जैसे क्या है साथियों? प्राचीन भारत में मिस्र, चीन और ग्रीस में जो राज्यों का विकास हुआ साथियों, वह धर्म, संस्कृति और के आधार पर हुआ था। मध्यकाल में राज्य धर्म और राजा के अधिकारों पर आधारित था। आधुनिक युग में राज्य लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों पर आधारित हो गया। राज्य की उत्पत्ति कोई एक घटना नहीं, बल्कि धीमी और सतत प्रक्रिया है। यह समाज के विकास के साथ साथ बदला और आज भी बदल रहा है। आज का राज्य केवल शासन करने वाला नहीं, बल्कि जनता की सेवा, सुरक्षा और कल्याण करने वाला संगठन बन चुका है। तीसरा जो क्वेश्चन है साथियों, वह शक्ति और अधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। साथियों शक्ति और अधिकार दोनों ही शासन और समाज के चलाने के लिए जरूरी होते हैं। क्या है? शक्ति और अधिकार में अंतर स्पष्ट किया। आइए इसे देखते हैं। तो साथियों जो शक्ति और अधिकार है साथियों, वह दोनों ही शासन और समाज को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बुनियादी अंतर होती है साथियों। शक्ति, शक्ति का अर्थ है साथियों किसी व्यक्ति या संस्था की दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता। यह प्रभाव कई बार दबाव, डर या जबरदस्ती के जरिए भी हो सकता है। उदाहरण के लिए साथियों कोई डाकू जब किसी से जबरन पैसा छीनता है तो वह शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन उसके पास कोई वैध अधिकार नहीं होता। लेकिन अधिकार क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए शक्ति का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो किसी पर आप जोर बना के आप उसका धन संपत्ति वगैरह लूट सकते हैं। तो वही है साथियों कि शक्ति और अधिकार दोनों ही शासन और समाज को चलाने के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन इन दोनों में बुनियादी अंतर होती है। सबसे पहले हम लोग शक्ति को समझते हैं, इसके बाद इन दोनों का अंतर को हम लोग स्पष्ट करेंगे। साथियों शक्ति का अर्थ है साथियों किसी व्यक्ति या संस्था कि दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता। मान लीजिए कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और दूसरे पर आप प्रभाव डाल रहे हैं। क्या प्रभाव साथियों कई बार दबाव हो सकता है, डर या जबरदस्ती के जरिए भी हो सकता है। उदाहरण के लिए साथियों कोई डाकू जब किसी से जबरन पैसा छीनता है या उस पर उसे लूटता है तो वह शक्ति का प्रयोग कर रहा होता है। उसका तो अधिकार नहीं ना है किसी पर वह किसी का पैसा छीनने का, जबरन करने का। मान लीजिए कि हम कोई भी अपने शक्ति के जरिए कोई दुकान में लूटपाट कर रहा है, तो उसका अधिकार नहीं है लूटपाट करना या फिर उससे पैसा छीनना। वो अपने शक्ति के जरिए उस पर जबरन कर रहा है, उसे डरा रहा है, उसको धमका रहा है और उसे लूट रहा है या पैसा छीन रहा है, या फिर कोई भी सिचुएशन को आप वहां पर क्रिएट करके आप सोच सकते हैं। तो साथियों वहां पर वह शक्ति का प्रयोग कर रहा है, लेकिन साथियों उसके पास कोई वैध अधिकार नहीं है कि वो उसे लूटेगा। लेकिन इसके जस्ट विपरीत क्या होता है साथियों? अधिकार। अधिकार जो होता है ना साथियों, कोई को अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार होता है, कोई को अधिकार दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट है तो आपको पढ़ने का अधिकार है, यदि आप पढ़ रहे हैं। आपको मान लीजिए कि क्लास में कोई चीज समझ नहीं आ रहा है तो आपको पूछने का अधिकार है। या फिर जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस में ले लें तो हम लोग को अपने विचारों को खुल के बोलने का अधिकार है। हम लोग मतलब पूरा एक स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। तो ये हम लोग का अधिकार हो गया। ये हम लोग को शक्ति नहीं है कि नहीं हम लोग शक्तिशाली तो हम लोग को एकदम खुल के जिएंगे, या फिर ये हम लोग का अधिकार हो गया। लेकिन क्या किसी से पैसा छीनना, किसी को लूटना ये हम लोग का अधिकार है? नहीं, वो शक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो हम लोग उम्मीद करते साथियों कि शक्ति क्या होती है आप समझ गए होंगे। साथियों जस्ट इसके उपरीत अधिकार। अधिकार साथियों वह शक्ति होती है जो समाज या कानून द्वारा
मान्यता प्राप्त होती है। यानी जब कोई व्यक्ति या संस्था नियम और कानून के अनुसार आदेश देती है और लोग स्वेच्छा से उसे मानते हैं तो वह अधिकार कहलाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है साथियों, होटल में मैनेजिंग कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, कोई स्कूल में मैनेजिंग कर रहा है, तो वो उसका अधिकार है कि वह टीचर लोग को बोल सकता है कि आप ऐसा नहीं कीजिए, इस तरह बच्चों को समझाइए, और फिर काम कीजिए, इतना ब्रेक दीजिए, इसके बाद आप स्पोर्ट्स का पीरियड रखिए, बच्चों को खिलाइए, तो चाहे वो उसका अधिकार है। और टीचर भी मानेंगे, क्यों मानेंगे उनका बात? क्योंकि वो उसका अधिकार है कि वह मैनेजर का बात, प्रिंसिपल का बात वहां पर वह माने। समझे? तो प्रिंसिपल कोई वहां पर उनके ऊपर शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा, जो उनका अधिकार है, जो बच्चों के लिए किया जा सके वो कर रहे हैं वहां पर। तो वही है कि इसके विपरीत साथियों अधिकार वह शक्ति होती है जो समाज या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यानी जब कोई व्यक्ति या संस्था नियम कानून के अनुसार आदेश देती है और लोग स्वेच्छा से उसे मानते हैं तो वह अधिकार कहलाता है। जैसे शिक्षक, न्यायाधीश या पुलिसकर्मी के पास जो शक्ति है वह वैध है और समाज द्वारा स्वीकृत होती है, इसलिए वह अधिकार है। देखिए यहाँ बात आता है पुलिस का, तो बोलिएगा सर क्या पुलिस को ये अधिकार है कि बिना किसी गलती को पकड़ उकड़ ले किसी को मार दे? तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है उनका। यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो वो अपना शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब अपना अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। अधिकार कहने का मतलब है साथियों कि ऐसा अधिकार जो उन्हें किसी संस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा या फिर कोई कम्युनिटी के द्वारा उसे दिया गया, उसे सौंपा गया हो कि आप उसको, आपको ये अधिकार है, आप ये काम कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब ये नहीं, बहुत को अधिकार के ये मतलब आके क्या करते हैं कि अपना अधिकार का दुरुपयोग करने लगते हैं, तो शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। तो ये साथी ये बात है। तो या तो वह अधिकार कहलाता है जैसे शिक्षक, न्यायाधीश या पुलिसकर्मी के पास जो शक्ति होती है साथियों वह वैध और समाज द्वारा स्वीकृत होती है, इसलिए वह अधिकार। लेकिन वो अधिकार का जब दुरुपयोग करने लगे तो वह शक्ति का अपना ये कर रहे हैं। साथियों इस प्रकार कहा जा सकता है कि हर अधिकार अपने साथ शक्ति लाता है, लेकिन हर शक्ति अधिकार नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि हर अधिकार साथियों अपने साथ क्या लाती है? शक्ति लाता है, लेकिन हर शक्ति अपने साथ अधिकार नहीं लाती है। शक्ति जबरदस्ती भी हो सकती है, बल्कि अधिकार में समाज की स्वीकृति और वैधता होती है। काफी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी गई है कि हर अधिकार अपने साथ शक्ति लाती है, लेकिन हर शक्ति अपने साथ अधिकार नहीं लाती। शक्ति जबरदस्ती भी हो सकती है, जबकि अधिकार में समाज की स्वीकृति और वैधता होती है। शक्ति में डर होता है और अधिकार में सम्मान होता है। यह अंतर प्रशासन, राजनीति और समाज को संचालन को सही दिशा देने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों वह है आपका मैक्स वेबर के अनुसार अधिकारों के प्रकारों को समझाइए। तो साथियों आप इन सारे प्रश्नों को पीडीएफ से कर लीजिए कि आप लोगों का कल एग्जाम है। लेकिन आप कोई और सेशन से देख रहे हैं साथियों तो हम इसे पूरा कंप्लीट करवा देंगे, तो आप प्ले लिस्ट को जाके देख सकते हैं। अभी ये हम 24-28 सेशन के लिए बना रहे थे, तो कल इनका एग्जाम है। लेकिन आप यदि भविष्य में किसी सेशन से देख रहे हैं या फिर किन्हीं का जैसे 27-27 में किन्हीं का बैक लगा तो वे देख रहे हैं, तो हम आप लोग के लिए धीरे धीरे हम कंप्लीट करवा देंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इन सारी चीजों को कंप्लीट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप लोगों का कल एग्जाम है तो भी आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए। पीडीएफ को हम साथियों टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। यदि आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो वहां पर आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक साथियों, अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।